आज हम डिस्कस करेंगे एजिंग के हवाले से। एजिंग है क्या, एजिंग के फैक्टर क्या है, एजिंग के साइन एंड सिम्टम क्या है आज, और इसकी जो ट्रीटमेंट है, इसकी जो प्रिवेंशन है, वो भी कोशिश करते हैं कि आज ही लेक्चर में डिस्कस करें। तो एजिंग है क्या? जैसे आपको मालूम है कि इंसान की जब बर्थ होती है उस टाइम से लेकर डेथ तक ये सारे इंसान की लाइफ कहलाती है। अब ये लाइफ जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस से गुजरती है। स्टार्ट में इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, जवानी में उसकी मस्कुलेचर, उसकी एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन टाइम के साथ साथ उसकी एनर्जी, उसकी ग्रोथ में जो है वो डिक्लाइन स्टार्ट हो जाती है। अब ये डिक्लाइन यानी उसकी जो ग्रोथ है वो क्यों डिक्रीज हो जाती है, तो उसको मैं डिस्कस करूँगा। एजिंग है क्या? एजिंग एक ऐसा टाइम है जिसको मैं डिफाइन करूँगा पहले और फिर उसके बाद मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव चेंज, या इसको हम डिग्रेडेशन भी कहते हैं। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव चेंज ओवर टाइम लीडिंग टू लॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस। यानी जब बॉडी में, जब जिस्म में, जब एक लिविंग बॉडी में, स्पेशली ह्यूमन बीइंग में एक ऐसा टाइम आता है जिसमें उसकी ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन होती है, उसमें डिक्लाइन आता है, उसमें नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंज आता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एजिंग। अब ये एजिंग क्यों आता है? अब एजिंग मतलब आपने तो ये सुना होगा कि इंसान कितनी देर तक इस दुनिया में रहेगा, एक टाइम तो आएगा कि उसको डेथ आएगी, लेकिन एजिंग एक ऐसा पीरियड है जब इंसान इस स्टेज को पहुंच जाता है तो उसके बॉडी में बहुत सारे नेगेटिव चेंजेस आते हैं, उसकी ग्रोथ में जो है डिक्लाइन आती है, उसकी बॉडी में बहुत सारे इस तरह के फैक्टर आते हैं, उसके बॉडी में इस तरह के चेंजेस आते हैं जो एक यंग बॉडी में, एक जवान बॉडी में आपको नज़र नहीं आएंगे। तो ये एक फिजियोलॉजिकल चेंज है, लेकिन नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंज है, और ये टाइम के साथ साथ स्पेशली 60 एज से जब अबाव हो जाता है कोई वन, या 70 से, तो उसमें एजिंग की साइन एंड सिम्टम स्टार्ट होती है। अब इसकी एक टर्म है जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी है क्या? जेरोंटोलॉजी एक टर्म है जो एजिंग की स्टडी के लिए यूज़ होता है। इस तरह बहुत सारी रिसर्च लेबॉर्ट्री है, बहुत सारे रिसर्च वर्क है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो एजिंग पर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि मैं बूढ़ा हो जाऊं, कोई भी नहीं चाहता कि मेरी एज जो है वो बूढ़ा लगे। इसलिए साइंस इस साइड पर बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क कर रहा है कि हम किस तरह एजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, एजिंग को हम किस तरह टाइम के साथ साथ मतलब कि जो नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंज है उसको स्टॉप करें। तो जेरोंटोलॉजी एक वसी फील्ड है और साइंस इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा फोकस दे रही है, क्योंकि अगर इस एजिंग के हवाले से कोई ट्रीटमेंट, कोई डिजीज़ वगैरह, मतलब इसको कंट्रोल करने के लिए कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीन या कोई इस तरह की ड्रग्स वगैरह डिस्कवर हो जाए तो उसको बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। क्योंकि अगर आप बच्चे से भी पूछो, जवान से भी पूछो, मर्द से भी पूछो, फीमेल से भी पूछो, तो वो सब आपको कहेंगे कि हम बूढ़ा नहीं होना चाहते। तो इसलिए साइंस इस साइड पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, ठीक है जी। तो ये जेरोंटोलॉजी एजिंग के हवाले से जो रिसर्च हो रहा है, जो स्टडी हो रहा है, उसको हम कहते हैं। अब कुछ फैक्टर है जो एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नंबर फर्स्ट है हमारे साथ जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर है क्या? जेनेटिक फैक्टर ये है कि जो डीएनए है, ठीक है जी, डीएनए, और डीएनए में जो क्रोमोसोम्स है, फर्स्ट फैक्टर ये है डीएनए में जो क्रोमोसोम्स है। अब इस क्रोमोसोम्स की साइज एंड लेंथ में जो है वो चेंज आती है। मिसाल के तौर पर ये क्रोमोसोम्स का ओरिजिनल साइज है, अब इसमें टाइम के साथ साथ चेंज आना शुरू हो जाती है। इस रीजन को आप जानते होंगे, इसको हम कहते हैं टीलोमर। टीलोमर, तो इस टीलोमर रीजन में क्रोमोसोम्स की जो साइज़ है उसमें डिक्लाइन आना शुरू हो जाती है, उसकी साइज़ में कमी आना शुरू हो जाती है, जो एक जेनेटिक फैक्टर तस्वर किया जाता है। तो ये भी एक जिनका एक सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा हमारे साथ है एक्सट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर वो है जो हमारी तरफ से हम बजाते खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। किस तरह? एक ये है पुअर हेल्थ हैबिट। अगर किसी के फूड का
मेन्यू ठीक नहीं है, वो सही तरीके से खुराक नहीं ले रहा है, उसकी खुराक में प्रोटीन की कमी है, उसकी खुराक में कार्बोहाइड्रेट की कमी है, न्यूट्रिएंट की कमी है स्पेशल, जो वो नहीं ले रह पा रहा, तो ये एजिंग का एक फैक्टर तस्वर किया जाता है। इसके अलावा वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, उसकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक जगह पर लेटा रहता है। दूसरा, स्मोकिंग करता है, अल्कोहल करता है। स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग जो सिगरेट वगैरह पीते हैं, ये सबसे बड़ी जड़ है बहुत सारी बीमारियों की, जो एजिंग को भी काज करती है। अल्कोहल ड्रिंकिंग, जो लोग अल्कोहल की यूज़ करते हैं वो भी एजिंग के फैक्टर में आता है। और साथ साथ पोल्यूशन, अगर कोई एक ऐसे माहौल में रह पा रहा हो जहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो, एयर पोल्यूशन हो, बहुत सारे अवामिल हैं, तो ये भी एजिंग का एक रीज़न तस्वर किया जाता है। इसके अलावा अब आते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की तरफ कि एजिंग के साइन एंड सिम्टम क्या है। नंबर फर्स्ट, लॉस ऑफ हेयर। ये एक आजकल तो ये कॉमन सी फैक्टर है, कॉमन सी डिजीज़ है, यानी कि कॉमन सा सिचुएशन है। किस तरह से? ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के हेयर लॉस स्टार्ट होने जाए तो उसकी एजिंग, अभी एजिंग जो है इस तरह स्टार्ट नहीं होता डायरेक्टली, लेकिन ये भी एक फैक्टर है। अगर किसी के बाल गिर रहे हो, हेयर फॉल हो रहा हो, तो ये नहीं तस्वर किया जाएगा कि ये मतलब एजिंग है, क्योंकि बहुत सारे डिजीज़ ऐसे हैं जिसके सिम्टम्स दूसरी डिजीज़ के साथ मैच हो रहे होते हैं, लेकिन असल में वो दूसरी डिजीज़ होती है। अगर अब तो जो है हेयर फॉल कॉमन सी डिजीज़ या कॉमन सा सिचुएशन बन चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसकी एज 20, 25, 30 ईयर तक होता है, लेकिन उसकी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होती है, लॉस ऑफ हेयर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये एजिंग नहीं है। लेकिन जब 70 या 80 ईयर से कोई अबाव हो जाए और उसकी लॉस ऑफ हेयर स्टार्ट हो जाए तो ये एजिंग तस्वर किया जाएगा। दूसरा, स्किन पैंचेस। स्किन पर डार्क सी सर्कल अपीयर होती हैं, स्किन के बॉडी के ऊपर छोटे छोटे से डार्क सर्कल अपीयर हो जाते हैं, रिंकल्स जिसको कहते हैं, ये स्किन पेंचेस कहलाते हैं। अब अगर कोई एजिंग के पीरियड में दाखिल होता है तो उसमें सबसे पहला साइन एंड सिम्टम ये होगा कि उसके फेस पर, उसके हैंड पर, जिस्म पर जगह जगह उसके रिंकल अपीयर होंगे, जो ब्लैक कलर के भी होते हैं, डिफरेंट कलर के होते हैं, ये सबसे। लेकिन आजकल इसका भी साइंस ने इलाज दरियाफ्त किया हुआ है। जो डर्माटोलॉजिस्ट है, जो डर्माटोलॉजिस्ट या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो इसके लिए इस तरह की सर्जरी या इस तरह की मेडिसिन डिस्कवर कर चुके हैं जो इस पेंचेस को ख़त्म किया जाता है। आपको बहुत सारे इस तरह के लोग नज़र आएंगे जिसकी एज 50, 60, 70 साल होंगी, लेकिन इस सर्जरी की वजह से उसकी एज जो है वो 20 ईयर, 25, 30 ईयर तक दिखाई देता है। तो इसलिए इन चीज़ों में ध्यान दीजिए। अगर कोई आपको ज़ाहिरी चेहरे से अच्छा नज़र आ रहा हो तो ये इसमें थोड़ा सा सोच लिया करें, क्योंकि अगर इस तरह हो रहा हो तो आजकल बहुत सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट जो है या स्किन वाले जो है वो बहुत सारी इस चीज़ों को सॉल्व कर चुका है। इस तरह हियरिंग एंड विजन लॉस। हियरिंग एंड विजन लॉस क्या है? उसके कानों में जो मतलब कानों की जो पावर है, हियरिंग की जो पावर है वो रिड्यूस हो जाता है, उसकी विजन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, एक साइन एंड सिम्टम है। इसके अलावा सेकेंडरी एजिंग। सेकेंडरी एजिंग क्या है? सेकेंडरी एजिंग है ड्यू टू डिजीज़, किसी बीमारी की वजह से अगर कोई जल्द बूढ़ा हो, चाहे किसी को एक इस तरह की ख़तरनाक बीमारी है, कैंसर है या इस तरह और बहुत सारे एड्स है, इस तरह बहुत सारे डिजीज़ है जिसकी वजह से वो एजिंग के पीरियड में टाइम से पहले एंटर हो जाए, वो हमारे साथ सेकेंडरी एजिंग। इसके अलावा पुअर हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। पुअर हेल्थ मैंने स्टार्ट आपको बताया कि उसकी खुराक की जो मेन्यू है वो ठीक नहीं हो, वो सही तरीके से बैलेंस डाइट नहीं ले रहा हो और साथ ही साथ वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में गुजर बसर कर रहा हो, तो उसकी भी जो साइन एंड सिम्टम है वो मैच हो रही होती है किस चीज़ के साथ? एजिंग के साथ। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम थे एजिंग के हवाले से। अब हम आते हैं कुछ और चेंजेस की तरफ जो एजिंग के साथ शामिल होती है। उसमें इस तरह के कुछ चेंजेस हैं जो एजिंग के साथ शामिल है। उसमें एक है सेल लेवल चेंज और दूसरा हमारे साथ है सिस्टम लेवल चेंज। अब सेल लेवल चेंज है क्या? जब चेंज आ जाए डीएनए में। आपको मैंने स्टार्ट में बताया कि जो डीएनए है, क्रोमोसोम्स है, उसकी साइज, उसकी लेंथ में जो है वो चेंज आती है, तो ये भी एक सेल लेवल चेंज है। इसके अलावा रिड्यूस हार्मोन सीक्रेशन। एजिंग पीरियड में हार्मोन की जो सीक्रेशन है
जो यंग स्टेज है, जो नॉर्मल स्टेज है, उसकी बनिस्बत उसकी जो सिक्रीशन है वो रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम की जो अमाउंट है, जो नंबर है, वो भी डिक्रीज हो जाती है। उसको पावर एनर्जी नहीं मिलती, उसको लाइफ स्टाइल यानी जो अपनी गुजर बसर कर रहा है, ज़िंदगी बसर कर रहा है, तो उसके लिए उसको एनर्जी जो चाहिए होती है वो उसको प्रॉपर नहीं मिल रही होती। इसके अलावा उसकी मेटाबॉलिज्म में जो है वो चेंज आता है। मेटाबॉलिज्म खुराक सही तरीके से उसकी डाइजेस्ट नहीं होता, तो इस वजह से मेटाबॉलिज्म भी एक प्रॉब्लम है इसके लिए। दूसरा सिस्टम लेवल चेंज है बॉडी में। आपको पता है हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम है, तकरीबन 5 to 7 सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में। अगर उस सिस्टम में भी कोई डिक्लाइन आ जाए तो वो भी हमारे साथ क्या तस्वर किया जाएगा, हमारे साथ एजिंग तस्वर किया जाएगा। किस तरह? जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें अगर डिक्लाइन आ जाए, उसमें डिक्रीज आ जाए, तो बहुत सारे डिजीज़ इस वजह से भी जन्म लेते हैं। इसमें है ऑस्टियोपोरोसिस, बॉडी को प्रॉपर तरीके से कैल्शियम नहीं मिलेगा, बॉडी को प्रॉपर तरीके से प्रोटीन वगैरह नहीं मिलेंगे। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक कंडीशन है जो जॉइंट्स के रिलेटेड एक डिजीज़ है। इसमें बोन बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, जो खुराक में कैल्शियम की कमी आ जाती है। तो अगर डाइजेशन सही तरीके से ना हो रहा हो, खुराक से कैल्शियम जो बैलेंस डाइट है जो रिक्वायर्ड है बॉडी को वो नहीं मिल रहे होंगे, तो बॉडी को ये कंडीशन लायक होगा। दूसरा हमारे साथ है मेमोरी लॉस। ये बहुत सारा कॉमन फैक्टर है कि मेमोरी लॉस है क्या। मेमोरी लॉस में इंसान की जो याददाश्त है वो कम हो जाती है, और इम्यून सिस्टम एक और फैक्टर है इस बॉडी में, क्योंकि सेलुलर लेवल चेंजेस है तो सिस्टम लेवल चेंज है, तो इम्यून सिस्टम में बॉडी में जो इम्यून रिस्पांस है वो बहुत वीक हो जाता है, और इस तरह बहुत सारे डिजीज़ जो है वो लायक हो सकती है। तो ये था थोड़ा बहुत। अब इसकी साइंस बहुत सारी रिसर्च कर रही है कि इसके लिए हम कोई इस तरह की मेडिसिन डिस्कवर करें ताकि ये डिजीज़ कंट्रोल हो जाए, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई ऐसी दवा, ऐसी कोई मेडिसिन डिस्कवर नहीं हो चुकी है जो इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सके। क्यों? डिजीज़ नहीं है बल्कि ये एक नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंज है जो ज़रूर आएगा, किसी के एज में ज़रूर आएगा, किसी की लाइफ में ज़रूर आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले ये है कि रेगुलर एक्सरसाइज किया जाए, ताकि जो एजिंग आपकी लाइफ में आ रहा हो थोड़ा 10 साल 15 साल पीछे आए। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखेंगे, टेंशन बहुत सारा लाएंगे, लाइफस्टाइल को आप चेंज नहीं करेंगे, तो आपको एजिंग की जो टाइम पीरियड है वो बहुत जल्द स्टार्ट होगी। तो ये था एजिंग के हवाले से। और एजिंग के हवाले से अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। मैंने इसको इसलिए आपके सामने शेयर करना ज़रूर चाहा क्योंकि ये एक ऐसा कंडीशन है जो हर कोई इसके बारे में पूछता है कि एजिंग है क्या, एजिंग के लिए। तो इसलिए एजिंग के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया। शायद आपको समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। थैंक्स।